आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित। 1200 करोड़ रुपए की धनराशि अभिभावकों के खाते में भेजने की प्रक्रिया का किया शुभारंभ। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट, सीएसआईआर, यूजीसी नेट, एनसीईटी परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा की। और लखनऊ, बलरामपुर और मथुरा समेत अन्य जनपदों में बारिश ने दिलाई गर्मी से निजात। मौसम विभाग ने प्रदेश के 36 जिलों के लिए जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। श्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मन की बात कार्यक्रम की ये पहली कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रदेश के मेधावी छात्र और छात्राओं को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ड्रेस, स्टेशनरी और स्कूल बैग की खरीद के लिए प्रति छात्र छात्रा 1200 रुपए की धनराशि उनके अभिभावक के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजने की प्रक्रिया का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मेरिट में जगह बनाने वाले कुल छात्र छात्राओं की संख्या 170 है, जिनमें 58 छात्र हैं और 112 छात्राएं हैं। इन सभी को सर्टिफिकेट, टैबलेट और 1 लाख रुपए नकद उपलब्ध कराने का कार्य सरकार कर रही है। साथ ही ये छात्र जिस गांव मोहल्ले के होंगे वहां की सड़क का नामकरण इनके नाम पर होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि कोई छात्र स्कूल से वंचित न रहे। मैं सभी से कहूंगा कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कोई छात्र स्कूल जाने से वंचित न रहने पाए और हम अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करें। ये देश की सबसे बड़ी सेवा है। भगवद गीता में तो किसी को शिक्षित करना सबसे पवित्र कार्य माना गया है और उस पवित्र कार्य के साथ आप जुड़े हुए हैं। आपका आचरण एक शासकीय कर्मचारी की तरह नहीं बल्कि समाज के एक मार्गदर्शक के रूप में एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए और वो अपने आप को इसी रूप में अगर प्रस्तुत करेगा तो समाज का भी सम्मान प्राप्त करेगा और आने वाली पीढ़ी लंबे समय तक उनके कार्यों को अपनी स्मृति में बना करके उन्हें सम्मान देती रहेगी। इसी क्रम में आज कन्नौज, चंदौली, चित्रकूट, जौनपुर समेत अन्य जनपदों में कार्यक्रम आयोजित कर मेधावियों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रद्द और स्थगित परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा कर दी है। एनटीए ने कल जारी एक अधिसूचना में कहा कि यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा अब 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा 18 जून को आयोजित किए जाने के एक दिन बाद रद्द कर दी गई थी। संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2024 अब 25 से 27 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP में प्रवेश के लिए नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को भी स्थगित कर दिया गया था। ये परीक्षा अब 10 जुलाई को होगी। एनटीए ने कहा कि अखिल भारतीय आयुष पोस्ट ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा 2024 अपने वास्तविक कार्यक्रम के अनुसार अगले महीने की 6 तारीख को आयोजित की जाएगी। एनटीए ने उम्मीदवारों को अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.nta.ac.in देखने की सलाह दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो नीट यूजी में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में अहमदाबाद और गोधरा जिलों सहित गुजरात में 7 अलग अलग स्थानों पर तलाशी कर रहा है। इस मामले में बृहस्पतिवार को सीबीआई ने पटना से 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना में संशोधन किया है। इस संशोधन से 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले ईपीएस सदस्यों को भी निकासी लाभ मिल पाएगा। इससे हर वर्ष 7 लाख से अधिक सदस्य लाभान्वित होंगे। केंद्र सरकार ने टेबल डी को संशोधित किया है और ये सुनिश्चित किया है कि सदस्यों को आनुपातिक निकासी लाभ देने के लिए प्रदान की गई सेवा के प्रत्येक पूर्ण महीने को ध्यान में रखा जाए।
निकासी लाभ की राशि सदस्य द्वारा प्रदान की गई सेवा के पूर्ण महीनों की संख्या और उस वेतन पर निर्भर करेगी जिस पर ईपीएस योगदान प्राप्त हुआ था। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय ने सदस्यों के लिए निकासी लाभ के भुगतान को तर्कसंगत बना दिया है। पहली बारिश में अयोध्या के रामपथ की कुछ जगहों पर सड़क धंसने के मामले में प्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मामले में लोक निर्माण विभाग और जल निगम के 2 अधिशासी अभियंता, 2 सहायक अभियंता और 2 अवर अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही सड़क निर्माण की कार्यदायी संस्था को नोटिस जारी की गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। ये कानून महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानूनी व्यवस्था को मजबूत करते हैं। साथ ही उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल को बढ़ावा देने के लिए यौन उत्पीड़न को परिभाषित और प्रतिबंधित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल के साथ नए कानून लैंगिक समानता और गैर भेदभाव के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं। यौन उत्पीड़न में शारीरिक संपर्क, यौन संबंधों की मांग, महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना और कामुक टिप्पणियां करना शामिल है। यौन उत्पीड़न के शिकार लोग कानूनी रास्ते जैसे सिविल मुकदमे या प्रशासनिक शिकायतों के माध्यम से सिविल उपाय भी अपना सकते हैं। नए कानूनों के तहत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने और उन्हें संबोधित करने के लिए नीतियों और प्रतिक्रियाओं को लागू करना आवश्यक है। पीलीभीत इको टूरिज्म के हब के रूप में उभर रहा है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में इस पर्यटन सत्र में पर्यटकों की संख्या में 2 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। पेश है हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। इको टूरिज्म के लिए मशहूर पीलीभीत टाइगर रिजर्व के इस पर्यटन सत्र के दौरान भ्रमण के लिए 54,378 पर्यटक पहुंचे। इनमें 189 विदेशी पर्यटक शामिल रहे। इस बार जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका सहित कई देशों के सैलानी यहां पहुंचे। सत्र 2022-23 में यहां पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या 23,525 थी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि यहां आने वाले अधिकांश पर्यटकों को बाघ, हिरन आदि वन्य जीव देखने को मिलते हैं। पिछले कुछ सालों में चूका बीच, सप्त सरोवर और मुस्तफाबाद में पर्यटकों के रुकने के लिए हट्स, सेल्फी पॉइंट समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। पर्यटकों की बेहतर संख्या के चलते इस बार 1,35,68,354 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। सतीश मिश्र, आकाशवाणी समाचार, पीलीभीत। प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बलरामपुर, मथुरा, अमरोहा, फर्रुखाबाद और पीलीभीत समेत अन्य जनपदों में बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। बीते 24 घंटों में सर्वाधिक 171.2 मिलीमीटर बारिश औरैया में दर्ज की गई। प्रदेश में बारिश का सिलसिला अगले 3 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, मथुरा, मुरादाबाद और बरेली समेत 36 जिलों के लिए कल बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, सीतापुर, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर समेत 22 जनपदों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश में कहीं कहीं पर मेघ गर्जना के साथ बिजली गिरने की आशंका है। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। बारिश के कारण न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का फाइनल मुकाबला आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ब्रिजटाउन, बारबाडोस में शाम 8 बजे से खेला जाएगा। फाइनल्स में भारत की जीत के लिए देश भर में दुआएं की जा रही हैं। वाराणसी के लोगों ने टीम इंडिया की जीत के लिए विजय यज्ञ किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित। 1200 करोड़ रुपए की धनराशि अभिभावकों के खाते में भेजने की प्रक्रिया का किया शुभारंभ। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट, CSIR, UGC नेट, NCET परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा की। और लखनऊ, बलरामपुर और मथुरा समेत अन्य जनपदों में बारिश ने दिलाई गर्मी से निजात। मौसम विभाग ने प्रदेश के 36 जिलों के लिए जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।